प्रश्न क्रमांक 21, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को क्या घोषित किया है? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उत्तर पता है आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ एमपीपीएससी प्री करंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 11, ठीक है। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 20। वे बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज खरीदी थी वो तुरंत ही अपना ऐप निकाले और वहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया गया? भाषा अलग, भावार्थ वही। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और इस प्रश्न की व्याख्या जो दे रखी है वो अगर आप देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन मिलता है, ठीक। दूसरा कथन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता हो वह होगा। अब आप सभी जानते हैं कि इसमें जो 3 कथन है इसमें से पहला और दूसरा कथन ही सत्य है। अब ये निश्चित मान लीजिए कि एज इट इज प्रश्न तो मिलना नहीं है, परंतु क्या इन 2 स्टेटमेंट को साबित करने वाले प्रश्न हमारे पास हैं? क्या वो सोर्स हैं? क्या वो प्रश्न आपने सॉल्व किए जिससे मिलकर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं? आइए देखते हैं। पहला साक्ष्य, पहला प्रमाण, मैराथन सेगमेंट पेपर नंबर 99 और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4903। और अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो। अब ध्यान दीजिएगा, वेतन भत्तों की बात हो रही है और यहाँ पर वेतन भत्तों की बात कहाँ पर हो रही है? स्टेटमेंट 1 में। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन की बात हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त, किसके वेतन के बराबर होगा? आंसर आपको पता है, आंसर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपको यही मिलेगा देखने को। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो। निर्वाचन आयोग, हाँ जी, निर्वाचन आयोग, हाँ जी, वही जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के होते हैं। अगला प्रमाण, वही पेपर नंबर 99 मैराथन सेगमेंट का और क्वेश्चन नंबर है 4916। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है यह पदावधि के संदर्भ में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है, आंसर पता है आपको, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। आंसर ये है, आपको मैराथन सेगमेंट में दिया गया था। इसकी व्याख्या, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, ठीक है। सीएजी का कार्यकाल, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। यानी कि इन 2 प्रश्नों के माध्यम से आप उन 2 स्टेटमेंट्स को सही कर सकते हैं, परंतु कुछ प्रमाण हमारे पास और हैं, जैसे कि एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2021, इसमें कमीशन या संवैधानिक संस्थाओं वाला जो पेपर बने थे टॉपिक वाइज, उस पे पेपर नंबर 4 पे जाएंगे हम लोग। आप सभी जाइए और क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। ये तीसरा प्रमाण है इस संदर्भ में। निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु निम्न में से क्या है? निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो आप देखेंगे संविधान के भाग 15 के अनुसार कार्यकाल जो दे रखा है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक। फिर से पेपर नंबर 48 राष्ट्रीय और प्रादेशिक संस्थाएं, क्वेश्चन नंबर 82, मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से किस श्रेणी का अधिकारी होता है? भैया आंसर पता है हमें, यह उच्चतम न्यायालय के श्रेणी के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी का अधिकारी होता है, ठीक। वेतन भी उसी हिसाब से मिलेगा आपको। फिर इसके बाद में आ जाते हैं हम एफएलटी। ये 5वां प्रमाण बता रहा हूं इस प्रश्न के संदर्भ में। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 57 चेक करें और क्वेश्चन नंबर देखिए 14। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन है वही वेतन है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का होता है।
जो अभी 2.5 लाख रुपए है, यही पूछा गया है। पेपर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पर पदावधि के बारे में बात हुई है। तो ये लगभग 6 से 7 प्रमाण, अच्छा 8वां प्रमाण भी ले लीजिए भैया, 8वीं बार देख लीजिए, है तो बता ही देते हैं। FLT क्रमांक 22, क्वेश्चन नंबर अगर आप इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 67, भारत की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? अब ये प्रश्न तो ये था, आंसर भी आपको पता है कि भैया जो प्रथम चुनाव आयुक्त हैं वो है VS रमा देवी। परंतु इस प्रश्न की डिटेल में अगर आप जाएंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त वेतन भत्ते शक्तियां एक समान है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। ये डिटेल है। तो इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न को हमने कई प्रमाणों से साबित किया, लगभग 7 से 8 ऐसे प्रमाण हैं जिसके माध्यम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन प्रश्नों को हल करने के बाद इस प्रश्न का सही आंसर दिया होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वे बच्चे जिन्होंने इस टेस्ट को खरीदा था, जिनके पास ऐप उपलब्ध है, आनंद सुपरनेट का ऐप उठाएं, टेस्ट पेपर निकालें और क्वेश्चन नंबर देखें। ठीक है, आपने CMS पे देखें, आपको मिलेगा। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी किस में? अब देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको ये बता रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को छुट्टियां कौन दे सकता है, उसकी छुट्टी मंजूर कौन। अब ध्यान ये दीजिएगा आप लोग कि इस तरह का प्रश्न सोच पाना भी मुश्किल है, परंतु इस प्रश्न के कनोटेशन को नहीं, डिनोटेशन को समझना पड़ेगा। अर्थात मान लीजिए कि मैं किसी संस्थान का कर्मचारी हूं, ठीक है, अब मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं किससे छुट्टी मांग सकता हूं? इसका सीधा उत्तर वो है कि जो नियोक्ता है आपका, जिसने आपको उस पर पदस्थापना दी है। तो वस्तुतः प्रश्न का भावार्थ ये है कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि जो नियुक्ति करेगा अथॉरिटी उसी की होगी, वही उसको निकाल सकता है, वही उसको छुट्टी भी दे सकता है। क्या वित्त मंत्री नियुक्त करता है? क्या प्रधानमंत्री? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश? नहीं, आंसर पता है आपको, राष्ट्रपति। तो प्रश्न की भाषा ये है कि महालेखा परीक्षक CAG की छुट्टी कौन मंजूर करता है, नामंजूर करता है। और भाषा तो ये हो गई, परंतु भावार्थ क्या है, उस पर अथॉरिटी किसकी है? अथॉरिटी पता है आपको, राष्ट्रपति की। ठीक है, अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे जिनके माध्यम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हम FLT क्रमांक 1, पहला ही पेपर हमारा, ठीक है, MPPSC प्री 2021 FLT फुल एंड टेस्ट पेपर नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 38। भारत के CAG कार्य करते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य कैसे करते हैं, इस पे बारे में बात हुई है। तो भारत का CAG लोक वित्त का संरक्षक होता है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बारे में बात हो रखी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैं ये लाइन आपको इसलिए हाईलाइटेड कर रहा हूं क्योंकि प्रश्न की भाषा यह है कि CAG पर अधिकारिता किसकी है। देखिए, वास्तविक अर्थों में तो प्रधानमंत्री सर्वाधिक शक्तिशाली है, परंतु यहां पर बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ऑन पेपर, ग्राउंड रियलिटीज की बात नहीं हो रही। राष्ट्रपति को तो हम कभी कभी रबर स्टाम्प भी बोल देते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में शक्तिशाली दिखाई देता है, परंतु सामान्य स्थितियों में बिल्कुल रबर स्टाम्प कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद कोई निर्णय कर ले तो उसको लगभग राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ता है, दैट्स इट। ठीक है, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर, जब प्रधानमंत्री या उसकी कैबिनेट का बहुमत लोकसभा में साबित ना होता हो या फिर उस पर संदेह की स्थितियां हो। खैर, वहां पर जाना पर्याप्त नहीं है। तो जैसा प्रश्न का भाव था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर अथॉरिटी साबित करनी है, तो ये प्रश्न पहला ही ये प्रश्न है जो कि FLT क्रमांक 1 से क्वेश्चन नंबर 38 से आपको साबित करता है कि CAG की नियुक्ति कौन कर रहा है, अथॉरिटी कौन धारण कर रहा है, राष्ट्रपति। इसी तरह से FLT क्रमांक 2, इस पे जब जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 34, केक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी। अब CAG ने अपनी रिपोर्ट किसको दी? राष्ट्रपति को। अब उस पर उचित कार्रवाई करने की जो अधिकारिता है, अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति
सीएजी की जो रिपोर्ट है वो संसद में रखवाएगा और संसद क्या करेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंप रहा है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको कहाँ प्रस्तुत करवाएगा, सदन में। क्लियर है इतना। अगला पेपर एफएलटी क्रमांक 6। एफएलटी क्रमांक 6 में क्वेश्चन नंबर 41। अब ध्यान दीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने पद से किस रीति से हटाया जा सकता है। अब हटाने की जब बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा कि हटाने के संदर्भ में भी राष्ट्रपति आएगा। जैसे संविधान के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है। तो भैया जब हटाने की कार्रवाई पूरी होगी तो अंतिम जो सिग्नेचर है वो राष्ट्रपति के होंगे। सीएजी हो या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, जब उनको हटाने की कार्रवाई पूरी हो जाती है तो अंतिम जो ठप्पा है वह किसका लगने वाला है, वो राष्ट्रपति का मिलने वाला है। तो सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और उसकी हटाने की कार्रवाई में अंतिम सिग्नेचर भी किसके होंगे, राष्ट्रपति के होंगे। अगला एफएलटी देखते हैं हम, एफएलटी क्रमांक 8। ठीक, प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 162, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। ये कैसी संस्था है, तो आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक संस्था है। और यहाँ पर फिर देखेंगे आर्टिकल 148 से लेकर 151 और यहाँ पर राष्ट्रपति की अधिकारिता आपको स्पष्ट होती नजर आएगी सीएजी के ऊपर। इसी तरह से एफएलटी क्रमांक 31, कुल एफएलटी हमने 70 बनाए थे, ठीक है, ये उन्हीं का क्रम है। तो एफएलटी क्रमांक 31 क्वेश्चन नंबर 16, के की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी वही संसद आएगा और उससे पहले राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं अब और प्रश्न को देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह प्रश्न आपने 19 जून 2022 को देखा और इस प्रश्न का उत्तर है मूल क्षेत्राधिकार। वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालय की या संघीय न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के बारे में प्रश्न था। तो अब हम देखते हैं कि किस टेस्ट पेपर से इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट एमपीपीएससी प्री टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 57 चेक करें आप। और क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। प्रश्न की भाषा अलग है, ध्यान दीजिएगा, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आंसर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित विवादों का समाधान करता है। नंबर 1, केंद्र व किसी राज्य के मध्य विवाद। नंबर 2, केंद्र व एक से अधिक राज्यों के समूह के मध्य विवाद। और नंबर 3, विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले विवाद। यह जो उत्तर है यह इस प्रश्न से निकलता है कि भैया संघीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि संघीय की इकाइयों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा, और ये संघीय न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। और इस प्रश्न से एफएलटी क्रमांक, ध्यान दीजिएगा, एफएलटी क्रमांक 57 के क्वेश्चन नंबर 14 से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे खुशी है कि अधिकांश बच्चों ने इसको सही भी किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, आपको पता है कि उत्तर है राज्यपाल। अब ये प्रश्न आपको कहां देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज में, पेपर नंबर 57 एफएलटी का टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 पेपर नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन देखिएगा, बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में भारत में किस रूप में पदस्थ हैं, ये प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह हैं। प्रश्न की भाषा अलग है, व्याख्या देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला प्रश्न जो कि आपको देखना है, एक विवादित प्रश्न है जिसको लेकर सिर्फ वोटअवल है, परंतु आपको पता है कि इसका उत्तर क्या है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष भी होता है और नेता प्रतिपक्ष। कुछ लोग कहेंगे विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, तो इसीलिए संस्थान ने इसका आंसर ए और सी दोनों बताया। मेरे हिसाब से
MPPSC भी इस प्रश्न का उत्तर दोनों ही मानने वाले हैं फाइनल आंसर शीट में। अब ये प्रश्न कहाँ से सॉल्व होगा? MPPSC प्रीलिम्स टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 60 नंबर प्रश्न पत्र पे आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 86 मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होते? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, मध्य प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आंसर आपको पता है, यह है डी। इसका मतलब है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ये तीनों शामिल होते हैं। ये प्रश्न अगर आपने किया है, ये डिटेल आपने देखी है, तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। CMS जब आप खोलेंगे तो ये प्रश्न आपको इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? आंसर तो पता ही है आपका, साबरमती आश्रम। परंतु ये तो अब पता है, एग्जाम के पहले आपको कहाँ मिलेगा? फिर से MPPSC की जो टारगेटेड टेस्ट सीरीज थी उसमें टॉपिक वाइज पेपर क्रमांक 9 में क्वेश्चन नंबर है 99। क्वेश्चन पढ़िए जरा, मैं इधर से हट जाता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। गांधी जी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक मानी गई? सर ये प्रश्न आपको कहाँ से मिलता जुलता लग रहा है? कोई बात नहीं, डिटेल देखिए। नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी सत्याग्रह कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत आयोजित किया गया था। दूसरा, इसके तहत गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा था। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से दांडी तक। यंग इंडिया है, ठीक है। गांधी जी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक थी? नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। ठीक भैया, पहला सोर्स हो गया है, आगे बढ़ते हैं। FLT क्रमांक 32, टारगेटेड टेस्ट सीरीज की FLT क्रमांक 32, और इसमें क्वेश्चन नंबर है 32 ही। देखिए पेपर नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? आंसर है डी। हमें तो ये प्रश्न चाहिए नहीं, इसकी व्याख्या देखते हैं। और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से काम खत्म, 78 सहयोगी के साथ आगे बढ़े और दांडी पहुँचे और ये आंदोलन शुरू किया। दूसरा सोर्स बताया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सोर्स टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 99। गांधी जी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक मानी गई? आंसर आपको पता ही है, और साबरमती से दांडी तक की यात्रा का भी उल्लेख यहाँ पर हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये वो प्रमाण है जो आपको साबित कर रहे हैं कि भैया जो टेस्ट पेपर में से क्वेश्चंस थे उनको लगाया, जिन्होंने उसकी डिटेल्स पढ़ी उसके माध्यम से आप प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? आंसर पता है, लाला लाजपत राय। परंतु टेस्ट सीरीज में कहाँ मिलेगा? फिर से मैराथन सेगमेंट MPPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए पेपर नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 773। प्रश्न था कि किसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई? आंसर है लाला लाजपत राय। इस प्रश्न की व्याख्या देखनी है आपको, और जब इसकी व्याख्या देखेंगे तो चौथे ही बिंदु पर लिखा हुआ है कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी थी। हाँ जी, किसे पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त थी? किसे पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त थी? पंजाब केसरी, हाँ जी, पंजाब केसरी हमारे लाला लाजपत राय। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ये सब पढ़ते रहिएगा, है ना बेटा। ठीक, पहला प्रमाण हो गया है। अगले प्रमाण पे चलते हैं। MPPSC प्रीलिम्स 2021 टारगेटेड टेस्ट सीरीज आधुनिक भारत का इतिहास, टेस्ट नंबर 11, और टेस्ट नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 की जब डिटेलिंग में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा है। ठीक भैया, प्रमाण क्रमांक 3 पे आ जाते हैं। FLT फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 52, पेपर नंबर 52, क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको 83। ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा प्रश्न है, किस गरम दलीय कांग्रेसी नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों के संदर्भ में कहा था कि यह
शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है? ये प्रश्न, थोड़ी बहुत भाषा बदली, प्रश्न पूरा का पूरा वही है, आंसर मिलेगा लाला लाजपत राय। और इस 83 क्वेश्चन की अगर आप डिटेल देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहाँ है, किसने? लाला लाजपत राय। प्रमाण क्रमांक 5 एमपीपीएससी प्रीलिम्स टारगेटेड टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो इसकी डिटेलिंग में आपको यही बात देखने को मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? यह प्रश्न 19 जून 2022 को देखा आपने। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। परंतु ये तो आज पता है, परंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एमपीपीएससी 2021 की जो अपग्रेडेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज थी उसका पेपर नंबर 11, जिसको हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बोल रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें क्वेश्चन नंबर अगर आप 29 देखेंगे तो इस 29 नंबर क्वेश्चन की जो व्याख्या है, जो कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में थी, उसको अगर आप उठाएंगे, मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग ऐप पर जाएं और खोलें और वहाँ पर आपको दिखाई देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री एवं देशी रियासतें। ये जो अंतरिम सरकार का पोर्टफोलियो था कि कौन सा विभाग कौन सा मंत्री देगा, ये पूरी डिटेलिंग दे रखी थी। तो ये पहला प्रमाण है जिससे आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे। किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा जो है वो ध्यान दीजिएगा, दूसरा है टारगेटेड टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 53 और पेपर नंबर 53 में क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर गठित राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में देशी रियासत संबंधी कार्यों का विभाग किसे सौंपा गया था? ये डायरेक्ट प्रश्न है बच्चों, भाषा थोड़ी सी अलग है बस। आंसर आपको मिलेगा वल्लभ भाई पटेल। आंसर देख लीजिए, वल्लभ भाई पटेल। 94 की व्याख्या देखें, इस राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में देशी रियासतों संबंधी कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। यहाँ तो कोई समस्या नहीं किसी को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? आप सभी जानते हैं कि रणजीत सिंह का संबंध शुकर चकिया मिसल से था, बहुत अच्छी बात है। और शुकर चकिया मिसल के संदर्भ में अब ये जो प्रश्न है इसका उत्तर कहाँ मिलेगा आपको? टॉपिक वाइज टेस्ट क्रमांक 7 भारतीय इतिहास और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। सीधा का सीधा प्रश्न है, उठाइए अभी चेक करिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रामगढ़िया मिसल, शुकरचकिया मिसल, संधावालिया मिसल या रामगठिया मिसल? आंसर पता ही है आपको, शुकरचकिया मिसल। और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो पहले ही लाइन लिखी गई थी कि रणजीत सिंह का जन्म शुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पर 13 नवंबर 1780 में हुआ था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? आंसर मिलेगा आपको शुकरचकिया मिसल से। महासिंह थे, फिर यहाँ पर आगे आता है। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि रणजीत सिंह के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संधि जिसको कहते हैं अमृतसर की संधि 1809, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश और पंजाब के मध्य, या कहें कि रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण हो जाता है। और इसी निर्धारण का पालन बाद में नहीं होता है। रणजीत सिंह की जब तक वो जिंदा है तब तक तो ये संधि चलती रहती। जैसे ही रणजीत सिंह समाप्त होता है तो अंग्रेज समय देखकर सिख साम्राज्य को समाप्त कर देते हैं। एक व्यक्ति है विक्टर जॉकमा, ये रणजीत सिंह की तुलना किससे करता है? नेपोलियन बोनापार्ट से। ध्यान रखिए, रणजीत सिंह उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में है टीपू सुल्तान। ये ऐसे दो शासक रहे हैं जिन्होंने भारत में यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना का महत्व समझा और अपनी सेना में उन प्रशिक्षण को लागू किया। ठीक है, विक्टर जॉकमा रणजीत सिंह की सेना को एशिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना बताता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। तो अब तक हमने लगभग 30 प्रश्न देख लिए हैं जो कि लगभग प्रत्यक्ष रूप से सॉल्व किए जा सकते थे 19 जून 2022 के एग्जाम में। इकतीस नंबर का जो प्रश्न है, जिसको आप ये प्रश्न आपने पढ़ा भी है, इसको सॉल्व भी किया है, सब जानते भी हैं आप इसको, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर अब तो आपको रट गया है, परंतु
19 जून के पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपने मैराथन सेशन ज्वाइन किया था, तो मैराथन सेशन में पेपर नंबर 90 का जो क्वेश्चन नंबर 4470 है, अगर आप उस प्रश्न को पढ़ेंगे तो उस प्रश्न में दिया गया था कि एक पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। एसटी कमीशन की बात हुई, आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर 338A है। तो भैया हम तो एससी कमीशन की बात कर रहे थे, कुछ नहीं है, आप इसकी डिटेल पे आइए। जैसे आप डिटेल पे आते हैं तो आपको यह जानकारी मिलती है कि एससी कमीशन के लिए आपको अनुच्छेद 338 का सहारा लेना है और वही अनुच्छेद 338A के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा हुई है। एक पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, 338A, बिल्कुल सही बात है, 338A में अनुसूचित जाति आयोग 338 बचा अब, है ना, और 340 पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही, 340, है ना। ठीक भैया, तो ये पहला प्रमाण हो गया। इसके बाद में मैराथन सेशन का ही पेपर नंबर 88, ध्यान दीजिएगा, ये मैराथन सेशन के महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चंस थे जो कि हमने अपनी अपग्रेडेड टेस्ट सीरीज 2021 से लिए थे, ठीक है, 19 जून के लिए जो हमने तैयार की थी। तो इसमें पेपर नंबर 88 का क्वेश्चन नंबर 4371 क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर ये सीधा सीधा प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के प्रावधान संविधान में कहाँ पर है। आप सभी जानते हैं, आंसर है 338 और 338A। और इसकी व्याख्या में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा कि भैया अनुच्छेद 338A। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब तो अलग अलग कर दिया जी, बिल्कुल आंसर है आर्टिकल 338 और 338A, ठीक है। 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग, और ये पहले एक ही के लिए था, बाद में इनको अलग अलग किया गया और इसके लिए 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लागू किया गया है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो 2 प्रमाण मैंने इस तरह से दे दिए। इसके अलावा ये दोनों ही सेशंस, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको FLT सेक्शंस में भी मिलते हैं और टॉपिक वाइज सेक्शंस में भी मिलते हैं, यानी कि 6 जगह आपने ये प्रश्न सॉल्व किया है। जिन भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली थी उनको ये फ़ायदा मिला होगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। अब देखिए, मैंने इसी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ाते समय, करंट अफेयर्स की जब क्लास ली थी तो मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर्स के प्रत्यक्ष प्रश्न और अप्रत्यक्ष प्रश्न, ये 2 तरह से आपको दिखाई देंगे। कोई करंट इवेंट हुआ और उस करंट इवेंट से जुड़ी हुई कोई स्टैटिक घटना आपसे पूछ ली जा सकती है। इस बात को समझ लीजिए। अगर ये समझना है तो IAS प्रीलिम्स का पेपर देखिए जहाँ शंकराचार्य पर क्वेश्चन बनाए गए। तो करंट अफेयर्स पर रामानुजाचार्य चल रहे हैं, शंकराचार्य चल रहे हैं, तो शंकराचार्य के बेसिक्स पर IAS प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है। क्या MPPSC भी ऐसा करती है? उत्तर है हाँ। जैसे कि ये प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो फिर से आ जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न है आपके लिए। तो MPPSC प्री 2021 के लिए जो मैराथन सेशन का पेपर नंबर 51, इसका क्वेश्चन नंबर 2536 देखिए। प्रश्न क्या था, कैथरीन रसेल दिसंबर 2021 माह में चर्चा में रही, उन्हें किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। अब भैया ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 माह का, ठीक। इसका आंसर भी आपको पता है कि भैया यूनिसेफ के प्रमुख पद पर हुई। इसकी डिटेल मैंने बताई आपको, और डिटेल बताते समय मैंने बताया कि इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जो इमेज है आपको ध्यान रखना है। जिन भी बच्चों ने मैराथन सेशन और करंट अफेयर्स लिए थे उनको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ते समय आपने इसकी जो डिटेल है इससे अपना ये प्रश्न और भी सॉल्व किया होगा। कैथरीन रसेल दिसंबर 2021 माह में चर्चा में रही जी, उन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल को, जी, कैथरीन रसेल को किस पद पर नियुक्त किया गया है? प्रश्न यही है, आंसर है यूनिसेफ की प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स के रूप में भी इसे जाना जाता है, यूनिसेफ, ठीक। कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायिका की है ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए, स्थान किसका लेंगी ये? कैथरीन रसेल हेनरिटा फोर का स्थान लेंगी, जिन्होंने अभी त्यागपत्र दिया है पारिवारिक कारणों से। ये है कैथरीन रसेल।
यूनिसेफ मुख्यालय न्यूयॉर्क है, अमेरिका में ही है और स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। रटा हुआ प्रश्न है जो कि सर इसके लिए तो हमें सोर्स की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल सही बात है, परंतु मेरा तो ये काम है कि मैं बताऊं कि ये प्रश्न कहाँ से आया था। अपग्रेडेड मेगा टेस्ट सीरीज 2021 में टॉपिक वाइज सेशंस थे। टॉपिक वाइज पेपर्स की संख्या आप समझिए 170 थी। उन 170 पेपर में टॉपिक वाइज राज्य की अर्थव्यवस्था पेपर नंबर 1 MPPSC प्री, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पेपर नंबर 29 में जाएंगे तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम। सर ये तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रश्न है, कोई बात नहीं, इसकी डिटेल पे आइए। और जब हम डिटेल पे जाते हैं तब आपको यहाँ पर मिलता है सर्वाधिक लिंगानुपात के साथ न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, जहाँ पर भिंड का लिंगानुपात आपको बताया है 837। मैं अनुरोध करूँगा उन बच्चों से जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज की थी, जो भी सोर्स में बता रहा हूँ ये सब ऐप पर डले हुए हैं, आप ऐप को खोलिए, इन क्वेश्चंस पेपर्स पे जाइए, इन नंबर को जाइए और क्रॉस चेक करिए, ठीक है। ये मैं आपको प्रमाण बता रहा हूँ, केवल सुनी सुनाई या बोली बताई बातें नहीं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है, या मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये प्रश्न आया था, सही बात है। अब इस प्रश्न का उत्तर 11 है, ये भी जानते हैं, परंतु क्या MPPSC में टेस्ट सीरीज में क्या हमने प्रश्न दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले आइए आप जरा टॉपिक वाइज टेस्ट MPPSC मध्य प्रदेश, इसमें पेपर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 एज इट इज़ मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, गौर करिएगा। ये देखिए, मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी, ये प्रश्न है 81। गौर करिएगा इस बात को। ये जो प्रश्न है ये एज इट इज़ आपको मिला है टेस्ट सीरीज से, टॉपिक वाइज टेस्ट MPPSC मध्य प्रदेश पेपर नंबर 17, ठीक है। ये प्रश्न आपके सामने और उसका उत्तर ये है। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। भौगोलिक व जलवायु की भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। खत्म, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न एज इट इज़ आया हुआ है, इसका सोर्स आप पता करें, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। प्रश्न आपका ये है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, इसका उत्तर 11 है। और यह जो है ये टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 81 में मिलेगा आपको एज इट इज़। एज इट इज़ देखना है, फिर से देखिए एक बार। मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 11। खत्म। प्रश्न की डिटेल भी जाइए, डिटेल्स होती हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। अब देखिए इसमें जो आंसर है वो डी है, ठीक है। और अब ये प्रश्न आपकी टेस्ट सीरीज में कहाँ से मिला आपको, तो जो 70 FLT बनाए थे हमने, फुल लेंथ टेस्ट बनाए थे, उसमें FLT नंबर 51 पे अगर आप जाएंगे तो उसके क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 गौर करिएगा आप। वर्चुअल कीबोर्ड के कार्य हैं, प्रश्न देखिएगा। वर्चुअल कीबोर्ड के कार्य हैं डेटा एंट्री करना, बिल्कुल, उपभोक्ता को दुर्भावनापूर्ण की लॉगर प्रोग्राम से बचाना, और अगला है उपयोगकर्ता को पासवर्ड चोरी से सुरक्षा प्रदान करना, और चौथा जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। अगर आप इस बात को ध्यान देंगे तो आपको ये जो डिटेल है, इस डिटेल के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर डी लगा पाएंगे, ठीक है। इसकी डिटेल में हमने क्या बताया, वर्चुअल कीबोर्ड की तरह, वर्चुअल कीबोर्ड एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो फिजिकल कीबोर्ड की तरह कार्य करता है। पहली लाइन तो ये है। अधिकांश बैंक कस्टमर को पासवर्ड चोरी तथा अन्य इंटरनेट आधारित फ्रॉड से बचने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड प्रयोग की सलाह तथा विकल्प देते हैं। ये जो डिटेल है, ये जो प्रश्न है, यह इस प्रश्न के लिए आपको आधार प्रदान करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है। इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं, प्रश्न का उत्तर है मलाजखंड। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट में जाना है, पेपर नंबर 16 पे बात करनी है, और पेपर नंबर 16 जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया था उस पर आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 6 पर। और अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो वहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न है, तांबा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तांबा नगरी के नाम से किसे जाना जाता था, इसका आंसर आपको मिलेगा डी, मलाजखंड, जो कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसकी व्याख्या पर आते हैं बेटो।
और जब हम व्याख्या पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इस पे बताया गया कि भारत का लगभग 53% तांबा का उत्पादन मलाज खंड से होने के कारण से तांबा नगरी कहा जाता है। क्लियर? अगले सोर्स या अगले प्रमाण की तरफ चलता हूं मैं। अब आ जाइए, फिर से आप आ जाइए टारगेटेड टेस्ट सीरीज जो 2021 के लिए था, उसमें एफएलटी नंबर 16, एफएलटी नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 78। अगर आप 78 को देखेंगे तो सीधा सीधा है प्रश्न, तांबा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर आपको पता है, आंसर आपका है मलाजखंड। ये दूसरा सोर्स है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं तीसरे सोर्स की तरफ लेके चलता हूँ। यही प्रश्न आपको एफएलटी 22 में मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट। ये तीसरा प्रमाण है और इसमें भी एज इट इज़ ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, परंतु इसकी भाषा थोड़ी आपको अलग मिलेगी। कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के खनिजों पर बनाए गए क्वेश्चंस थे ये, और इसकी डिटेल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप डिटेल देखेंगे इसी प्रश्न की 96 नंबर क्वेश्चंस की, बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। सीधे सीधे लाइन लिखी हुई जो कि हमने हाईलाइटेड की। यानी कि इस प्रश्न के लिए आप 4 प्रमाण ले सकते हैं जो अलग अलग पेपर्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि एमपीपीएससी एग्जाम में आया था। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा दिया गया था? मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि पिछले 3 सालों से महारत्न के संदर्भ में यह नवरत्न कंपनियों के संदर्भ में प्रश्न बनाती है एमपीपीएससी। आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं, ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? आपको क्या करना है? एफएलटी क्रमांक 68 खोलना है। एफएलटी क्रमांक 68 का क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? आप सभी जानते हैं कि भेल की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। और जब इस प्रश्न की डिटेल में आप जाते हैं, ध्यान दीजिएगा अपने बोर्ड पर, इस प्रश्न की जब डिटेल आप देखते हैं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को वर्ष 2013 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के साथ महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये लाइन आपके काम की। इसके बाद मैं दूसरा प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ। एमपीपीएससी 2021 मैराथन क्लास का पेपर नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 1808, महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त कंपनी कौन सी 2013 तक? ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में आपसे 2013 को इंडिकेट करके पूछा गया था, और इसमें जो नहीं वाली लिस्ट में ऑयल इंडिया लिमिटेड है, और इसके बाद मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दी थी आपके सामने। और ये पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न आना है, निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? जी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, महारत्न। अब देखिए, मार्च 2022 तक में 11 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जा चुका था, और 13 जो कंपनियां थी वो नवरत्न का दर्जा है। अब है आपकी स्थिति, है ना? तो जो 11 है महारत्न, केवल वो 1 बार 2 बार 3 बार कर लो। आया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल कर लो। भेल है, गेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी है, एनटीपीसी है, अगला है सेल है, ओएनजीसीएल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, और उसके बाद में पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और अगला नाम है वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी। ठीक है, ये 11 कंपनियां महारत्न की स्थिति है मार्च 2022 की स्थिति में, लेटेस्ट है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा मैराथन क्लास का सेशन क्वेश्चन पेपर नंबर 46, ये तीसरा प्रमाण बता रहा हूँ इस प्रश्न के संदर्भ में। और यहाँ पर फिर से महारत्न कंपनियों पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया था, और उसकी डिटेलिंग अगर आप देखेंगे तो फिर ये स्थिति आपको दिखाई देगी। ये करंट अफेयर्स में पढ़ाते समय मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अक्टूबर 21 माह में किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जी, आंसर पता है आपको, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक, इसके बाद में अब महारत्न कंपनियों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई, और नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से घटकर 13 हो गई अक्टूबर 2021 की स्थिति में। महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है? सेल, आईओसी, सीआईएल, गेल। एक बार ये देख लीजिएगा और रटने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला प्रश्न है 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। आप प्रश्न तो आपको पता है कि भैया ये प्रश्न है और इसका उत्तर है ओंकारेश्वर, परंतु हमारी टेस्ट सीरीज़ में इसको कहाँ देखने को मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज़ में जाइए, पहला प्रमाण टारगेटेड टेस्ट सीरीज़ FLT पेपर नंबर 31 और पेपर नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर पहला ही, ध्यान दीजिएगा, पहला ही। मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब आंसर आपको पता ही है कि भैया जो आंसर है वो है खंडवा जिले के अंतर्गत नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध जलाशय पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा की क्षमता जो है वो है लगभग 600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 39। ये तो क्रम लिया है हमने, ये प्रश्न आपने देखा ही होगा, ट्रक कृषि संबंधित। अब इस प्रश्न का उत्तर है साग सब्जी से, परंतु इसका सोर्स क्या है। आइए, मैराथन पेपर नंबर 7 MPPSC 2021 के लिए 19 जून 2022 के लिए जो बनाए थे, पेपर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 319। प्रश्न देखिए, आपकी एग्जाम में आया था ट्रक कृषि संबंधित है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पेपर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 319 में 319 नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ ट्रक फार्मिंग शब्द संबंधित है। आंसर है सब्जियों की खेती से, और उसके बाद एक इमेज भी पूरी की पूरी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इस पर चर्चा हुई, बागवानी कृषि प्रणाली ट्रक फार्मिंग। ये इमेज जिन बच्चों ने मैराथन क्लासेस ली थी उनको ये पता है कि ये इमेज क्या है। ट्रक फार्मिंग क्या है जी, 4 ऑप्शन है। ट्रक फार्मिंग का क्या मतलब है। सड़क खंड के किनारे फसलों की खेती से, सब्जियों की खेती से है, ट्रक और अन्य भारी वाहनों के निर्माण से, ग्रीन हाउस खेती के प्रकार से। जी जी, सही बात है, आंसर है सब्जियों की खेती, ट्रक फार्मिंग। बेसिकली ट्रक फार्मिंग सब्जियों के उत्पादन का वह तरीका है जिसके अंतर्गत किसान इस तरह से कृषि कार्य करते हैं ताकि बाजार तक पहुंच आसानी से स्थापित की जा सके। ठीक है, और ऐसे पहुंच स्थापित करने में ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द यूरोपीय देशों से आया है, जहां पर अधिकांश लोग अपनी फसलों को मार्केट तक या तो खुद बेचते हैं या खुद ले जाने का लगातार प्रयास करते हैं। ट्रक फार्मिंग एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि है। इसके बाद में दूसरा प्रमाण, ये पहला प्रमाण हो गया, दूसरा सोर्स बता रहा हूँ FLT क्रमांक 4, और उसमें टेस्ट नंबर 4 पे अगर आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, तो उसमें शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ट्रक फार्मिंग शब्द संबंधित है। ये प्रश्न है आपके सामने, ट्रक फार्मिंग शब्द संबंधित है। आंसर पता है आपको बी, और इसकी डिटेलिंग पे अगर आप जाते हैं तो आपको ट्रक फार्मिंग के बारे में पूरी डिटेल मिलती है। आप इसका उत्तर 5 अंकों में भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। प्रश्न ये आया था आपके पास, आपको पता है, तो ये प्रश्न का सोर्स आपको कहाँ मिलेगा। आ जाइए FLT नंबर 55। FLT नंबर 55 में जो क्वेश्चन नंबर 39 है, FLT नंबर 55 में क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा बघेलखंड। मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में काली मिट्टी प्राप्ति क्षेत्र नहीं है। भाषा अलग है, प्रश्न एज इट इज़ वही है, एज इट इज़। ऐसा लगता है कि भैया ऑप्शन भी उठा के रखें, ऐसा लगता है कि आनंद 400 की टेस्टरी सामने रखी और पेपर बनाया गया। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। अगर ऐसा होता, ये कोइंसिडेंट होता है कि जहाँ ऑप्शन सहित भी मामला बन जाता है, इसमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र मालवा के पठार में पाया जाता है। इसके अलावा नर्मदा घाटी क्षेत्र सतपुड़ा श्रृंखला में भी दिखाई देता है। बघेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी की जगह लाल पीली मिट्टी व मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 39 आपको बता रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।